हाँ जी, तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस सेशन के अंदर जो है हम लोग करने वाला है साइंस का जो बायोलॉजी है उसका टॉप 10 जो लघु तरीय प्रश्न होता है कि नहीं, उसके बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है कि भाई साहब ऐसा प्रश्न क्यों है। ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है कि नहीं। तो कोई हमको ये ना बोलेगा कि इतना आसान प्रश्न भाई सामने लेकर के आए ही क्यों। तो ये हमारा कोई रीजन है, हमारे दिमाग की उपज बिल्कुल भी नहीं है। ये बोर्ड पूर्व जो है परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड मोड पे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न के आपके आने वाले 2024 में जो आप लोग का परीक्षा फरवरी के अंदर होने वाला है उसके अंदर ये प्रश्न जो है वो पूरी तरह से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने हैं। पूरे 10 प्रश्न इसके अंदर है। उम्मीद करते हैं कि इसमें से 2-3 प्रश्न जो है वो आपके लघुतरीय प्रश्न के अंदर देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो आपका काम क्या है भाई साहब, वीडियो को इत्मीनान से देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वही टेलीग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो आप लोग सब कोई तैयार है, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक बार शेयर कर दीजिए और बताइए कि क्या आप लोग पहले प्रश्न को देखने के लिए तैयार हैं क्या। बिल्कुल यहाँ पे सब कोई जो है वो आसानी से इत्मीनान से बैठ जाए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको थोड़ा तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग हासिल कर पाए, है कि नहीं। टीचर के दिलों में अपना जगह बना पाए, अपना जो प्रेजेंटेशन है, अपने प्रश्न का जो उत्तर है उसका जो आप क्या करते हैं उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं टीचर के सामने, तो वो कैसे कर पाए ताकि वो उसके दिमाग में जो है वो टीचर के दिमाग में धस जाए, जो कॉपी चेक करता है उसके दिमाग में धसे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मार्क्स दे सके, है कि नहीं। तो चलिए पहले प्रश्न से आपको मुखातिब करवाते हैं और काफी आसान प्रश्न है इस सवाल का, देखिए आप लोग, है कि नहीं, लेकिन कई बार पूछा गया है। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न का आप लोग को देखना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है भाई साहब कि पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। देखिए, आप लिखने के लिए तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का है किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त, खास करके विज्ञान के अंदर, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या उसको पॉइंट वाइज लिखा जा सकता है क्या, है कि नहीं। जैसे हम उसको क्यों उसका संरक्षण करें, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर आप पॉइंट वाइज अगर लिख देते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो जितना पॉइंट आपका सही होता है उस पॉइंट वाइज आपको नंबर मिल जाता है कि नहीं। दूसरी चीजें ये होती है कि फैक्चुअल चीजें टीचर जो है वो आसानी से देख पाता है। आपको इतना लंबा चौड़ा किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। साइंस जो होता है वो फैक्ट पे डिपेंडेंट होता है, तो आप लोग का काम क्या होता है कि पूरे तरह से जो फैक्ट है उसी को लिखे। इतिहास का पूरा कहानी आप लोग को विज्ञान के अंदर नहीं लिखना होता है। जो जरूरी चीजें हैं, जितनी की आवश्यकता है उतना ही चीजें आप लोग को लिखना है कि नहीं। तो अनावश्यक जो है कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं होता है। टीचर भी समझता है, उसको भी पता होता है भाई कि कितना बच्चा जानता है कि नहीं। बच्चे का भावना वो समझता है, अपनी भावनाएं जो है वो टीचर के दिलों तक पहुंचाए, नंबर इत्मीनान से मिलेगा और आसानी से मिलेगा, है कि नहीं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि यहां पे आपको बताना है भाई साहब कि स्वपोषी पोषण और तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। आपको अंतर बताना है। देखिए, प्रश्न जो है 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और आपके 5 मार्क्स वाले में पूछा जा सकता है कि नहीं। तो अगर 2 मार्क्स वाले में अगर पूछे, है कि नहीं, तो ये दो को डिफरेंस लिख दीजिएगा, दोनों अंतर लिख दीजिएगा, इतना से काम चल जाएगा। अगर 5 मार्क्स वाले में पूछ दे तो 2 को उदाहरण दे दीजिएगा, है कि नहीं। 2 को उदाहरण दे दीजिएगा और इसको बता दीजिएगा कि कौन सा वाला, जैसे आपका आप पादप वगैरह हो गया या फिर इसके अंदर मानव वगैरह हो गया या फिर जानवर वगैरह हो गया, ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो एग्जांपल्स वगैरह भी 2-3 डाल दीजिएगा, है कि नहीं, एग्जांपल के साथ समझा दीजिएगा, तब भी आपको 5 नंबर वाला जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल ये 2 नंबर के प्रश्न के लिए है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर निम्नवत है। आप एक लाइन जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए, ना भी जोड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना में 2 नंबर आप लोगों को मिल ही जाएगा। जो 2 मार्क्स का पूछता है ना, 2 में से 2 आपको इतना में मिल जाएगा। टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, देखिए, स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण में जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी पोषण में जो जीव होते हैं वो भोजन बनाने के लिए या फिर भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर होते हैं, है कि नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला भी लाइन आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही होता है कि नहीं। आप जैसा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, या भी उठा के छाप दीजिएगा तब भी 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा अंतर देखिए, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहां पे आपको बता देते हैं कि इतना जो दूर है ना, इतना दूर पे आप पहले लिख लीजिएगा स्वपोषी, स्वयंपोषी यहां पे लिख लीजिएगा, और यहां पे लिख लीजिएगा विषमपोषी। ये लिखना जरूरी है, हम टाइपिंग करते वक्त इसको छोड़ दिए हैं, लेकिन इतना लिख लीजिएगा ताकि पता चले कि किसमें क्या होता है भाई साहब, है कि नहीं। तो इतना लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा
इस साइड बाएं साइड लिख लीजिएगा स्वपोषी और दाएं साइड लिख लीजिएगा विषमपोषी, ताकि पता चले कि कौन किसका वाला भाग है। हालांकि हमने लाइन दिया था, टाइपिंग हमको करना था, लेकिन हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको यहां पे देख लीजिए, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से दोनों अंतर लिख लीजिएगा। पहला कि भाई साहब स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर स्वयं अपने भोजन के लिए अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं, और दूसरा जो विषमपोषी पोषण होता है उसमें जीव जो है वो भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या आता है भाई साहब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जबकि अर्थात यानी कि दूसरा नंबर जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। हो गया भाई साहब, 2 नंबर आपका मिल गया, बिना किसी संदेह का 2 नंबर आपको मिल गया। आप लिख लीजिए कि आपका 2 नंबर मिल गया है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आता है, इसमें पूछ रहा है कि भाई साहब हार्मोन क्या है। आपको 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है भाई साहब। ये प्रश्न ये कह रहा है, ये हमारे दिमाग का उपज ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये बाकायदा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, आपसे भी पूछा जाएगा। तो जवाब कैसे लिखना है, जवाब सुनिए, सुनिए जवाब कैसे लिखना है। हार्मोन जो होता है ना वो शरीर में बनने वाले एक तरह के केमिकल होते हैं। आप इसको बहुत बहुत टिपिकल तरीके से भी लिख सकते हैं, बहुत साइंस का बहुत बड़ा ज्ञान आप इसके आजू बाजू बघाड़ सकते हैं, लेकिन टीचर पहुंच जाता है, उसके पास दिमाग है कि बच्चा जो है किताब से छाप ले है, तो वो क्या कर लेगा, नंबर कम कर। लेकिन इत्मीनान से लिखिए कि बच्चा समझ रहा है, कि भाई भावना समझ रहा है बच्चा प्रश्न का, उसी के हिसाब से उत्तर दे रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए हमने बड़े इत्मीनान से और बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा है, ताकि आपको भी याद हो जाए। सुनिए हार्मोन क्या है, तो देखिए हार्मोन जो होता है वो शरीर में बनने वाला एक तरह के केमिकल होता है कि नहीं। ये शरीर में होने वाली कई जैविक रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन शरीर के अंगों और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पादप हार्मोन है। 2 पादप हार्मोन है, कौन कौन, एक तो ऑक्सीन होता है और दूसरा इथाइलिन हो गया। बस भाई 2 नंबर इतना से आपका क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर आपका इतना से क्लियर। देखिए कितना आसान और कितना सटीक लिख दिया है हमने, है कि नहीं। इसको उठाइए और जाके एग्जाम में छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। हमारे पास बहुत बच्चे नहीं है कि सबका एक ही जैसा आंसर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना लिख दीजिएगा तो 2 मार्क्स इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य भाई साहब। कार्य पूछा है तो पूरा लंबा चौड़ा कार्य तो हमको लिखना नहीं है, हमको कितना 2 मार्क्स के लिए तो हमको काम में लिखना है। अरे जितना पैसा दीजिएगा उतने ना काम करेंगे। अब नंबर को नंबर दीजिएगा 2 गो, काम करेंगे हम 5 नंबर वाला नहीं करेंगे, हम करेंगे खाली 2 नंबर प्राप्त करने जितना में आप हमको 2 नंबर दे दीजिए उतना ही बार हम लिखेंगे। अगर 5 नंबर वाला मैं पूछ देता तो 5 नंबर के जितना हम काम लिखते कि नहीं लिखते। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइंस जो है ना वो फैक्ट वाला चीज है, तो अनावश्यक उसके अंदर पूरा इतिहास नहीं लिखना है, इतिहास भूगोल आपको उसके अंदर नहीं समझा। जितना जरूरी प्रश्न है, प्रश्न का जितना उत्तर जरूरी है उतना ही आपको लिखना है। तो सुनिए, पाचक आपको यहां पे बताना है कि पाचक एंजाइमों का कार्य बताना है। तो सुनिए क्या लिखे हमने लिखा कि पाचक एंजाइम हमारे द्वारा खाए भोजन के पाचन में तंत्र को सहूलियत प्रदान करता है कि नहीं। कौन तंत्र का, तो पाचन तंत्र का भाई। पाचने तंत्र ना पचाएगा, पाचने तंत्र पचाएगा, विसर्जन तंत्र आपका उत्सर्जन तंत्र पचाएगा। भोजन पचाने का काम किसका होता है, पाचन तंत्र का होता है कि नहीं। तो यही हमने वो जिस तंत्र की बात हम कर रहे हैं वो क्या है, पाचन तंत्र है भाई, है कि नहीं। ये पाचन तंत्र है, इसी तंत्र की हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। उस तंत्र को क्या करता है, सहूलियत प्रदान करता है। इससे भोजन के सभी अवयवों का सही से पाचन हो पाता है, हम लोग को जरूरी न्यूट्रिशन उस पाचन के पश्चात जो है वो मिल पाता है कि नहीं। तो इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका से 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, है कि नहीं। सही से पाचन हो पाता है। आप यहां पे ये भी जोड़ सकते हैं जिससे आप यहां पे ये भी जोड़ सकते हैं जिससे शरीर को, यहां पे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना ना भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम लिख देते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो पाते हैं। हो गया भाई, इतना ही लिखना है। अब कुछ इसके अंदर नंबर मिलेगा 2 को, तो 2 नंबर के हिसाब से ना लिखेंगे, तो लिख दिए 2 नंबर के हिसाब से। अब इतना से आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत शानदार तरीके से 2 नंबर आपके झोली में आके गिर जाएगा। 6 नंबर आपको दिलवा दिए। अगला सवाल देखिए, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। अब इस सवाल का देखिए, इस सवाल का जवाब आप लोग को देना है। अच्छा, आप लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो आप लोग को बताए होंगे कि पादप में जल का वहन कौन करता है, खनिज लवण का वहन कौन करता है। तो देखिए, पादप जो होता है ना, पेड़ पौधे जिसको हम लोग पादप कहते हैं, कि जड़ में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, है कि नहीं। जाइलम से
पादप के जड़ में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम से जल का वहन एवं फ्लोएम से खनिज लवण का वही फल, मतलब फ्लोएम का क्या फल या फिर फूड, ये कह लीजिए अपने समझने के हिसाब से, है कि नहीं। खनिज लवण का वहन होता है। जड़ के पास नमी मौजूद रहती है। इस नमी को ये दोनों ऊतकों के माध्यम से जड़ें सोख कर पौधे में परिवहन करती है। देखिए पौधा का जो जड़ होता है कि नहीं, उसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, है कि नहीं। जाइलम क्या करता है, जल को अवशोषित करता है, कहां से, मिट्टी के अंदर से, और उसको पूरे पौधे के अंदर क्या करता है, पूरे पौधे के अंदर जहां जहां जरूरत है जल का वहां क्या करता है, पहुंचाता है, यानी कि परिवहन का काम करता है। वो वहन कर रहा है, भेजा रहा है, ए भाई वहां लेके जाओ, ए उस पत्ती के उस तने के पास लेके जाओ, उस जड़ के पास लेके जाओ, घुमाता है चारों तरफ, है कि नहीं। और वहीं पे प्राप्त होता है क्या, फ्लोएम होता है। तो वहां पे क्या करता है, फ्लोएम जो खनिज लवण वगैरह होते हैं जो मिट्टी से निकलता है, जो पौधों को जरूरत होती है उसका वहन करता है, वो अलग अलग जगहों पे क्या करता है, भेजता है कि नहीं। तो यही तो इसका काम है कि नहीं, जड़ें सोख करके वो पौधों में परिवहन करती है। तो ऐसे ही काम होता है भाई, ऐसे ही बस वहन हो गया। पादप में जल और खनिज का वहन ऐसे ही होता है। और इसके लिए जो दो लोग जिम्मेदार है, कौन कौन है भाई साहब, जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं। तो बस इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर। अगर मान लीजिए कहीं 5 नंबर वाला मैं पूछ दिया तो, है कि नहीं, 5 नंबर वाला में पूछ दिया तो 5 नंबर वाला में पूछ दिया तो इतना लिख दीजिएगा। तो इतना से तो काम नहीं चलेगा। तो 5 नंबर वाला के लिए हम लेकर के आएंगे और उसमें थोड़ा सा और बढ़ा करके आपको बताएंगे। फिलहाल 2 नंबर वाला चल रहा है तो इतना ही समझिए, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर वाला आपको मिल जाएगा। ये 5 नंबर वाला में बहुत कम बार पूछा है, इसीलिए ध्यान नहीं दीजिए। वो आप लोगों के 17 और 16 के आसपास पूछा जाता था, जब अति लघुतरीय प्रश्न जब पूछा जाता था ना, तब पूछा जाता था, है कि नहीं। तो चलिए यहां पे देखिए, ये इतना ही में लघुतरीय से काम चल जाएगा। 2 नंबर वाला इतना मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। अच्छा, पादप में प्रकाशन, पादप मतलब पौधा, पेड़ पौधे की बात हो रहा है, उसके अंदर जो प्रकाशानुवर्तन होता है किस प्रकार होता है। तो सुनिए, प्रकाश की दिशा में पौधों के प्रारोह तंत्र का वृद्धि करना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो हमने तो पहले प्रकाशानुवर्तन का क्या करा, आपको डिफिनेशन लिख दिया भाई साहब, उसका परिभाषा लिख करके आपको समझा दिया, है कि नहीं। पहला तो काम ये हो गया। इसी प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। जैसे क्या होता है भाई साहब, जैसे सूरजमुखी का पौधा देखते हैं, सूरज जिधर जिधर जाता है उधर उधर घूमते जाता है कि नहीं। आंख लड़ जाता है किससे, सूरज से, और जिधर जिधर जाएगा उधर उधर जाएगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कि कोई पसंद आ गया तो दाएं दाएं जा रहा है, बाएं बाएं जा रहा है, देख रहे हैं, होता है ना ऐसे। तो ये आप जैसे में एक उदाहरण लिख दीजिएगा, और दूसरा उदाहरण इसके साथ आप ये जोड़ दीजिएगा, प्रकाश के तरफ तने के अग्रभाग का मुड़ना, है कि नहीं। प्रकाश के तरफ तने के अग्रभाग का मुड़ना इत्यादि भी प्रकाशानुवर्तन का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा ना, तो इतना से आप लोग को 2 नंबर जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं। 2 नंबर इतना से आप लोग को निश्चित रूप से मिल जाएगा। अत्यधिक चिंता करने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। अगर 5 नंबर वाला में पूछेगा तो उसके हिसाब से हम अलग बताएंगे कि क्या लिखना है। थोड़ा सा इसके अंदर और आप लोग को ऐड करना होगा, अधिक आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। हम यह जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। कैसे जान पाते हैं, ये आपको बताना है भाई, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए। ये जो प्रश्न है ना, आपको बताना यह है कि भाई साहब हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। भाई साहब हमको कैसे पता चलेगा, हम बताते हैं कि 5000 पुराना है, ये 6000 पुराना है, ये 7000 पुराना है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें आपको क्या होता है, देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा पता चलता है कि कौन जीवाश्म जो है कितना पुराना है। इस पद्धति के माध्यम से हम लोग को जीवाश्म जो होते हैं उसकी आयु की गणना जो है वो कर पाते हैं, है कि नहीं। तो वही हमने लिखा है कि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हम जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, और इस पद्धति से जीवाश्मों की आयु की गणना जो है वो संभव हो पाती है। तो और यहां पे जो है वो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, तो इतना से 2 नंबर का काम अच्छे से चल जाएगा। आपको उतना कहानी 2 नंबर वाला में नहीं लिखना है। थोड़ा बहुत कहानी अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो कि भर दे, तो आप क्या कर दीजिएगा भाई साहब, उसके अंदर भर लीजिएगा। किसके अंदर, 5 नंबर वाले के अंदर। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है भाई साहब। तो देखिए ओजोन परत जो है वो सूर्य से निकलने वाली जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं उसका अवशोषण करती है। अगर वो क्षति हो जाए तो वो क्या होगा, पृथ्वी पे आएगा, और पृथ्वी पर जब आएगा तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करेगा, जैसे चर्म रोग हो जाता है, उसमें कैंसर हो जाता है, ये सारी चीजें होने लगती है। और जो है वो ताप जो है वो शरीर का, ये किसका ताप, जो धरती का जो ताप है कि उसका टेम्परेचर जो बहुत अधिक बढ़ जाएगा,
तब तो चिंता का विषय तो होना ही है। जब अधिक ताप बढ़ जाएगा तो हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा, पेड़ पौधों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ओजोन की परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। तो सुनिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ओजोन परत धरती को इंफ्रारेड किरणों एवं विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत के क्षय से यह हानिकारक किरणें धरती पर पहुंच जाएगी। इससे कैंसर का खतरा एवं धरती के ताप में चरम वृद्धि की आशंका बढ़ जाएगी, अतः यह चिंता का विषय है। बिल्कुल भाई साहब, इतना हमने सटीक लाइन में लिख दिया। आप इससे आइडिया लेकर के अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इतना से क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है भाई साहब। तंत्रिका ऊतक जो होता है वो कैसे कार्य करता है। देखिए तंत्रिका ऊतक जो होता है वो सूचनाओं को संग्रह करता है, अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्से से क्या करता है, वो उसको सूचनाओं को एकत्रित करता है, उन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं। वो पूरे अपने पूरे शरीर में क्या करता है, भेजता है उस सूचनाओं को। मतलब जो कहने का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र ऊतक सूचनाओं को संग्रह करता है, क्या, जो पूरे शरीर की तरफ से जो भेजा जाता है उसके पास। अब वो क्या करता है, सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं एवं निर्णय को मांसपेशियों तक भेजते हैं। अब वो मांसपेशी तक भेजेगा भाई कि सुन अब तुम एक काम करो कि अब ये काम आया है, तुमको ये काम करना है, ताकि क्रिया हो सके, है कि नहीं। जब वो क्या करेगा, इन्फो भेजेगा किसके पास, मांसपेशियों के पास, और बताएगा कि सुनो अब एक इन्फो आया है, यहाँ पे क्या करना है, हाथ उठाना है, किसी को चांटा लगाना है कि नहीं, इस तरह की चीजें, या फिर किसी को किक मारना है कि नहीं, या फिर बैट बॉल खेलते हैं तो ये लो भाई साहब कलाई घुमाना है और लॉग ऑन की दिशा में क्या करना है, खेलना है। तो इस तरह की चीजें क्या करता है, दिमाग इंफॉर्मेशन लिया और क्या करा, डिलीवर कर दिया, है कि नहीं। तो संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है भाई साहब, छोटा बड़ा जब होता है, इससे वे छोटी हो जाती है। इनमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, ये प्रोटीन पेशियों के आकार को बदल सकते हैं। ये इन्हीं का काम होता है भाई साहब, इसको छोटा बड़ा करना या फिर जहां जरूरी है उतना कर लेना। तथा तंत्रिका से प्राप्त होने वाले विद्युत तंत्रिकीय आवेग के अनुसार उनमें अनुक्रिया उत्पन्न कर देती है। कुल मिला के इतना समझिए, शरीर से अलग अलग हिस्सों से हमको इंफॉर्मेशन मिला, अब उसी इंफॉर्मेशन को क्या करना है भाई साहब, एक्शन में तब्दील करना है। हमने क्या करा, इधर चूटी काटा, मान लीजिए इधर चूटी बैठा, इधर चूटी काटा, है कि नहीं। तो ये तुरंत यहां से इंफॉर्मेशन आपके दिमाग को मिलेगा और दिमाग तुरंत उसको क्या करेगा, अरेंज करेगा और उस हाथ के पास भेजेगा, सुन रहे भाई चूटी काट रहा है, मार उसको। और इसे मारेगा, एक चटकी बजाएगा तो चींटी यहाँ पे यह क्या नीचे गिरले मिलेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से वो तंत्रिका ऊतक आप लोग का कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, पोषी स्तर क्या है भाई साहब। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है। सॉरी, ये पोषी ऊतक, अरे क्या बोल रहे भाई साहब, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण आपको इसके साथ देना है। तो सुनिए, आहार श्रृंखला में एक स्तर होता है और हर स्तर पर जो है भोजन या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, है कि नहीं। जैसे एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में घास प्रथम पोषी स्तर, ग्रास हॉपर द्वितीय स्तर, मेढक तृतीय स्तर, सर्प चतुर्थ स्तर, तथा बाज जो होता है उच्चतम स्तर होता है। अब सुनिए, आहार श्रृंखला का तो निम्न चरण होता है। जैसे आप लोग देखें, एक मैदानी परिस्थिति तंत्र के अंदर घास जो होता है वो प्रथम पोषी होता है। घास क्या करेगा, ग्रासहॉपर खा जाएगा और ग्रासहॉपर को क्या करेगा, मेढक खा जाएगा। मेढक को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा और सांप को कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का पूरा हो जाएगा, आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना लिख देने पे काम आपका बिल्कुल चल जाएगा। 5 नंबर वाला पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं, इतना से काम चल जाएगा। लेकिन 5 नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 4 गो से लेकर 3 गो से लेकर के 4 गो मिल जाएगा। 5 में 5 इतना से नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई, ये बताइए। ये जानना किसको नहीं पता है कि वन का संरक्षण और उसके वन प्राणियों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। तो सुनिए हमने क्या बताया भाई साहब, हमने ये बताया कि हमें वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा के लिए, वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। अच्छा सुनिए, अगर वन ना हो तो सोचिए इतना कार्बन डाई, इतना पॉल्यूशन हो रहा है भाई। अगर पेड़ पौधे ना होते तो कितना क्षति होता है, इंसान इस धरती पे रह पाता का, नहीं रह पाता भाई साहब। तो गैसियों का संतुलन को क्या करता है, वो बरकरार रखता है, स्थापित रखता है। वन जो है वो वन मृदा जो होता है वातावरण की भी रक्षा करता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो ये ठीक ही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा कारण, वन वर्षा में सहायक करते हैं। आपको पता ही है भाई साहब, पेड़ पौधों के अभाव की वजह से बारिश का जो समय होता है वो निकल जाता है, कुटाइमा बारिश हो जाता है कि नहीं। तथा ये लोग जलवायु का भी अनुरक्षण करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा कारण बताते हैं, वन जो है वो महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन भी है भाई साहब। वहां से हम लोग को अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे रबड़ वगैरह मिलता है, फल वगैरह मिलता है, अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां मिलती है, दवाएं बनती है। ये सारी चीजें क्या होती है, उनसे वहां पे आदिवासी वगैरह भी रहते हैं, है कि नहीं। उसके अंदर जो प्राणी होते हैं उनका शिकार वगैरह भी होता है, जिससे उनका जीवन यापन भी होता है।
जिनका जो लोग जंगलों में रहते हैं, तो ये भी जरूरी है भाई साहब। उसके अलावा ये वन्य प्राणियों को शरण भी करते हैं। अच्छा, जो वन्य प्राणी जैसे बाघ वगैरह हो गया, फिर कोई जंगली जीव वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं भाई साहब, वन के अंदर ही रहते हैं। तो वन अगर ही ना रहे अगर वन ही ना रहे तो उसका संरक्षण हो पाएगा क्या? उन जीवों का संरक्षण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग कैसे रह पाएंगे वहां पे, है कि नहीं? तो इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, सबका कोई ना कोई काम है जो इस पारिस्थितिक तंत्र को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं भाई साहब, इस इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये भी जरूरी है। अब दूसरा प्रश्न का हिस्सा देखिए, हमें वनों में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, क्यों क्यों करनी चाहिए? तो सुनिए, वन प्राणियों का संरक्षण जैविक विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है भाई साहब, वहीं आपको बताया है। उसके अलावा वन प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियां होते हैं, सबको पता है भाई साहब, ये कड़ियां इसके अंदर होते हैं। इनके रहने से पर्यावरण संतुलन कायम रहता है। वहीं आपको बताएं कि वो वन प्राणी होते हैं, चाहे वन हो गया, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर उसमें से किसी को भी स्किप कर देंगे तो हमारा यहाँ पे रह पाना उतना आसान नहीं हो पाएगा। हो तो जाएगा, जुगाड़ तो लग जाएगा, लेकिन उतना आसान नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो इस संतुलन पर्यावरण का बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए वन प्राणियों और ये जो है आपका जो वन है उसको, उसका संरक्षण जो है जरूरी होता है कि नहीं? तो इतना प्रश्न आप लोग इत्मीनान से करें। उम्मीद है देखिए बहुत भारी प्रश्न नहीं था, लेकिन ये पूछा गया, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है, हमारे दिमाग की उपज बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड बाकायदा परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि नहीं? तो इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान से आप लोग को एक बार फिर से वीडियो को देखना है और इसको समझने का प्रयास करना है। कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी को अग्रिम छठ की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से छठ मनाइएगा, है कि पटाखे वगैरह छोड़ना हो जरूर छोड़िए, बहुत बजाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। अगर ना बजा पाए तो ये हमारे पर्यावरण के लिए एक लाभदायक सूचक चिन्ह हो जाएगा, है कि नहीं? एक अच्छी बात होगी। हालांकि बिल्कुल भी मनाही नहीं है कि आप ना ही बजाए, पर अगर ना बजाए तो आपकी अच्छी बुद्धि और अच्छे स्वभाव और पर्यावरण में, पर्यावरण की बचाने में आपकी एक ये क्या बोलते हैं, आपका सहभागिता हो सकती है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं भाई साहब कब? कल तो कंप्लीट बंद रहेगा, कल छठ एंजॉय कीजिए, अच्छे से छठ मनाइए, पूजा कीजिए। और हम ये छठी मैया से एक कामना करेंगे कि आप लोग की जो मनोकामना है वो बिल्कुल पूरी हो पाए, है कि नहीं? आप लोग एग्जाम में अच्छे से रिजल्ट ले पाए, अच्छे से आप लोग का रिजल्ट आए, हर जगह खुशियां बांटिए, सब कुछ कीजिए, है कि नहीं? बहुत बढ़िया से इत्मीनान से सब किसी को एक बार फिर से हैप्पी छठ और सब किसी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं भाई साहब कब? मंडे को मिलेंगे शाम को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।